हेलो बच्चों, आज हम सरल रेखाओं के बारे में पढ़ेंगे। सरल रेखाएं क्या होती हैं। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम पढ़ रहे थे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम क्या करते हैं, एक समतल में स्थित बिंदुओं का या रेखाओं का अध्ययन करते हैं। तो यहाँ हम पढ़ेंगे सरल रेखा। हमको जो पढ़ना है आज वो है सरल रेखा। तो सरल रेखा ये कौन सी सरल रेखा होगी, जो एक समतल में स्थित होगी। ठीक है, समतल से यहाँ मतलब हम जानते हैं 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में समतल से क्या मतलब है, हमारा समतल से मतलब है XOY प्लेन। तो देखिए, सरल रेखा का एक कंसेप्ट लेने के लिए हम ये देखते हैं कि देखो हमारे पास एक रिलेशन है, x और y में एक रिलेशन है, y इज इक्वल टू 2x प्लस 1। अब अगर हम चाहें कि हम इसका ग्राफ ड्रॉ कर लें, तो आप सभी जानते हैं ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमको क्या चाहिएगा, हमको कुछ बिंदु चाहिए। ठीक है, तो बिंदु हम यहाँ कैसे निकालेंगे, हम यहाँ हमने ये टेबल बना ली। ये x बराबर इसमें 0 रखा तो y बराबर 1 आ गया, x बराबर 1 रखा तो y बराबर 3 आ गया। तो ऐसे हमको कुछ बिंदु मिल गए, 0 1 1 3 2 5 3 7। तो हमने एक टेबल बना लेते हैं। जब भी हमें ग्राफ खींचना होता है तो हमको जो भी एक्स वाई में एक रिलेशन दिया हुआ होता है वहाँ से हम एक टेबल बना लेते हैं, और टेबल बनाने के बाद हम क्या करते हैं, इस टेबल के बिंदुओं को हम प्लॉट कर देते हैं। तो देखिए यहाँ हमने टेबल के बिंदुओं को प्लॉट किया। यहाँ हमने 1 2 3 4 5 ले लिया 6, और इधर भी हमने 1 2 3 4 5 6 ले लिया, और ये बिंदु हमने प्लॉट किए यहाँ पर। ठीक है, फिर उन जब बिंदुओं को हमने मिलाया तो हमने पाया कि इन सब बिंदुओं को मिलाने से एक सरल रेखा बन गई। ठीक है, इसका मतलब ये जो हमारा रिलेशन था x और y में, y बराबर 2x प्लस 1, ये क्या है, इसको जो हम ड्रॉ करते हैं तो हमको क्या मिल जाती है, एक सरल रेखा मिल जाती है। इसका मतलब क्या है, ये क्या बन गया हमारा, y बराबर 2x प्लस 1 का ग्राफ बन गया। ठीक है, इसका दूसरा मतलब ये हो गया कि ये y बराबर 2x प्लस 1 क्या है, ये एक सरल रेखा को व्यक्त कर रहा है। ये जो रिलेशन है क्या कर रहा है, एक सरल रेखा को व्यक्त कर रहा है। ठीक है, y बराबर 2x प्लस 1 ये क्या कर रहा है, एक सरल रेखा को व्यक्त कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ से एक चीज़ स्पष्ट होती है कि सरल रेखा का, तो हम इसको क्या कहते हैं, ये सरल रेखा का समीकरण है। ये क्या है, y बराबर 2x प्लस 1 क्या है, इस सरल रेखा का समीकरण है। तो यानी कि एक सरल रेखा के समीकरण में क्या चीज़ें होती हैं, एक तो वेरिएबल्स होते हैं x और y। ठीक है, क्योंकि देखो ये x और y, यहाँ x की वैल्यू बदल रही है तो y की वैल्यू भी बदलती जाती है। यानी कि x और y हमारे कैसे हैं, वेरिएबल्स हैं। y जो है किस पर डिपेंड, हम x को वैल्यू देते जा रहे हैं, हमको y की वैल्यू मिलती जा रही है। तो ये वेरिएबल्स हैं, ये x और y वेरिएबल पॉइंट्स हैं। तो एक्चुअली में क्या है, इस सरल रेखा पर स्थित जितने भी बिंदु हैं, जैसे इन बिंदु की पोजीशन बदलती है तो उसके निर्देशांक बदल जाते हैं। इसलिए इस बिंदु को हम क्या कहते हैं, एक बिंदु अगर इस पर हम लें एक्स वाई, तो वो बिंदु कैसा होता है, वेरिएबल पॉइंट होता है। तो एक्स और वाई में एक रिलेशन, जहाँ एक्स और वाई क्या है, दो वेरिएबल हैं। ठीक है, एक्स और वाई में एक जो समीकरण है, एक सरल रेखा को रिप्रेजेंट कर रहा है। कौन सा समीकरण, y बराबर 2x प्लस 1। ठीक है, इसमें अब आप ये देखो कि ये जो रिलेशन है इसमें y और x एक डिग्री में है, फिर y स्क्वायर नहीं है, x स्क्वायर नहीं है, x इंटू वाई नहीं है। तो ये सरल रेखा को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सरल रेखा को रिप्रेजेंट करने की सबसे ज़रूरी कंडीशन जो है वो क्या है कि एक्स वाई में एक लीनियर रिलेशन मतलब एक डिग्री का जो रिलेशन है वो सरल रेखा को रिप्रेजेंट करता है। अगर हम यहाँ इसको y स्क्वायर बराबर 2x प्लस 1 करके इसका ग्राफ खींचते तो वो एक सरल रेखा हमें नहीं मिलती। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं ये कि किसी भी रेखा के समीकरण में दो वेरिएबल्स मिलेंगे आपको, x और y। ठीक है, अब ये जो रिलेशन है, ये रिलेशन हर एक उस बिंदु से संतुष्ट होता है जो इस रेखा पर स्थित होते हैं। अगर ये इस रेखा का समीकरण है तो ये समीकरण हर एक उस बिंदु से संतुष्ट होगा जो इस रेखा पर स्थित है।
तो आपने देखा जैसे एक बिंदु है रेखा, इस रेखा पर स्थित है बिंदु 1 3, तो ये देखो 1 3 से संतुष्ट हो रहा है क्या? इसमें x बराबर 1 डालो, y बराबर 3 डालो, तो देखिए संतुष्ट हो जाएगी। तो रेखा का समीकरण जो कुछ भी होगा वो रेखा का समीकरण हर एक उस बिंदु से संतुष्ट होगा जो उस रेखा पर स्थित है। ठीक है, तो अब एक चीज़ तो यहाँ से ये देखने में आती है। दूसरी चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो कि रेखा का समीकरण जो होता है एक्स वाई में एक लीनियर रिलेशन होता है। ठीक है, लीनियर रिलेशन मतलब एक घाती है। एक घाती का मतलब है कि उसमें जो हमारे एक्स और वाई जो चर राशियाँ हैं इनकी घात एक से ज़्यादा नहीं होगी। ठीक है, तो व्यापक रूप से जो रेखा का समीकरण है उसमें ये 3 पद होते हैं। एक x का पद होता है, एक y का पद होता है, एक कांस्टेंट होता है। तो इसका व्यापक रूप हम लिखते हैं ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, जहाँ a b और c ये सब क्या है? कांस्टेंट हैं, और x और y जो है हमारे क्या हैं? वेरिएबल्स। अब सबसे पहले हम देखेंगे निर्देश अक्ष जो है हमारी, ये भी 2 रेखाएं हैं, तो निर्देश अक्षों के समीकरण क्या होंगे? तो निर्देश अक्षों के समीकरण, इक्वेशंस ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो ये देखिए हमारा ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये वाई अक्ष है, ये एक्स अक्ष है। ठीक है, तो इनकी इक्वेशंस हमको निकालनी है। अभी भी मैंने आपको बताया कि कोई भी रेखा का समीकरण जो है वो हर एक उस बिंदु से संतुष्ट होता है जो उस रेखा पर स्थित है। तो उसी कंसेप्ट को हम यहाँ लगाएंगे, और हम ये जानते हैं कि एक्स अक्ष पर जो भी बिंदु स्थित हैं उन सब का वाई निर्देशांक 0 होता है। यहाँ पर हम कोई भी बिंदु ले लें तो उसका वाई निर्देशांक कैसा होगा? 0 होगा। इसलिए इस रेखा का समीकरण होता है वाई बराबर 0। किस रेखा का? एक्स अक्ष का। ठीक है, इसी तरह से ये जो वाई अक्ष है, वाई अक्ष की ये प्रॉपर्टी है कि वाई अक्ष पर अगर कोई भी बिंदु है तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो यहाँ पर हम कोई भी बिंदु ले लें और उस बिंदु के जो निर्देशांक हैं इस रेखा को, इस समीकरण को संतुष्ट करेंगे। तो किस समीकरण को? वाई बराबर 0। तो कारण सिर्फ इतना सा है क्योंकि एक्स अक्ष पर स्थित प्रत्येक बिंदु का वाई निर्देशांक 0 होता है, इसलिए एक्स अक्ष का समीकरण होता है वाई बराबर 0, और वाई अक्ष पर स्थित प्रत्येक बिंदु का एक्स निर्देशांक 0 होता है, इसलिए वाई अक्ष का समीकरण होता है एक्स बराबर 0। उल्टा है, याद रखना है, एक्स अक्ष का समीकरण वाई बराबर 0, वाई अक्ष का समीकरण एक्स बराबर 0। तो हम क्योंकि रेखाओं के समीकरण की बात कर रहे थे तो सबसे पहले रेखाओं में हमारे निर्देश अक्ष आ गए। तो निर्देश अक्षों के समीकरण क्या होते हैं ये हमको आना चाहिए। ठीक है, तो एक्स अक्ष का समीकरण वाई बराबर 0 और वाई अक्ष का समीकरण एक्स बराबर 0। इसके बाद हम आते हैं निर्देश अक्षों के समांतर रेखाओं के समीकरण। निर्देश अक्ष के समांतर रेखाओं के समीकरण, तो ये देखिए पहले हम इसे देखें कि ये हमारे निर्देश अक्ष हैं। ठीक है, एक्स अक्ष वाई अक्ष, ये कहते हैं इसके समांतर। तो सबसे पहले वाई अक्ष के समांतर कोई रेखा है, तो वाई अक्ष के समांतर कोई रेखा है तो वो वाई अक्ष के राइट साइड में हो सकती है या वाई अक्ष के लेफ्ट साइड में भी हो सकती है। ठीक है, तो मान लीजिए ये एक रेखा है जो वाई अक्ष से 4 दूरी पर स्थित है और ये समांतर है, तो इसका मतलब ये सारी जो दूरियां हैं कितनी होंगी? 4 होंगी। सब जगह ये जो डिस्टेंस है कितनी होगी? ये 4 होगी। सब जगह ये कितनी होगी हमारी? ये 4 होगी। तो तभी ये रेखा समांतर रेखा होगी। तो ये वाई अक्ष के समांतर एक रेखा है जो कि वाई अक्ष से दाहिनी ओर 4 दूरी पर स्थित है, 4 यूनिट्स की दूरी पर स्थित है। अब हम जानते हैं वाई अक्ष का समीकरण क्या होता है? एक्स बराबर 0। क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर हर एक बिंदु का एक्स निर्देशांक 0 है। अब अगर यहाँ आइए आप, तो इस रेखा पर स्थित प्रत्येक बिंदु का एक्स निर्देशांक 4 होगा, क्योंकि एक्स निर्देशांक किसी बिंदु का होता क्या है? उस बिंदु की वाई अक्ष से लंब दूरी, उस बिंदु की वाई अक्ष से लंब दूरी। तो इस रेखा पर जितने भी बिंदु स्थित हैं उन सब का एक्स निर्देशांक 4 होगा, इसलिए इस रेखा का समीकरण होता है एक्स बराबर 4। तो देखिए एक्स बराबर 0 तो हमारा किसका समीकरण है?
वाई अक्ष का समीकरण है। वाई अक्ष के समांतर अगर कोई रेखा है और वो वाई अक्ष के दाहिनी ओर स्थित है, क्योंकि ये धनात्मक नापेंगे इस वाली दूरी को हम, इसलिए इस रेखा का समीकरण होता है x बराबर 4। लेकिन अगर यही रेखा 4 दूरी पीछे होती, मतलब लेफ्ट साइड पर होती वाई अक्ष के, तो इस रेखा का समीकरण हमारा होता है x बराबर -4। तो अगर कोई रेखा वाई अक्ष के राइट साइड में है या लेफ्ट साइड में है तो उनके समीकरण हमको कैसे लिखने हैं। वाई अक्ष का समीकरण x बराबर 0, राइट साइड में है 4 दूरी पर है तो x बराबर 4, और वाई अक्ष के लेफ्ट साइड में है और 4 दूरी पर है तो x बराबर -4। ठीक है। इसी तरह से अगर कोई रेखा है वो x अक्ष के समांतर है, तो देखिए ये रेखा है x अक्ष y अक्ष, ये हमारी रेखा है x अक्ष, इसका समीकरण क्या है y बराबर 0। अब एक रेखा है जो x अक्ष के समांतर है और 3 यूनिट्स की दूरी पर y अक्ष के ऊपर स्थित है। ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या होगा, इस रेखा पर जितने भी बिंदु स्थित होंगे उन सब का y निर्देशांक कितना होगा, 3 होगा। इसी तरह से अगर ये नीचे स्थित है तो y निर्देशांक क्या होगा, -3 होगा। इसलिए इस रेखा का समीकरण क्या रहेगा, y बराबर -3, और इस रेखा का समीकरण हो जाएगा y बराबर +3। तो x अक्ष का समीकरण y बराबर 0, x अक्ष के समांतर रेखाओं का समीकरण y बराबर +3, अगर ऊपर है तो y बराबर -3, अगर नीचे है तो 3 क्या है हमारी, ये दूरी है। तो जितनी दूरी पर रेखा स्थित होगी उसी हिसाब से रेखा का समीकरण हम लिख सकेंगे। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखिए कि ये रेखा है 2x - 3 बराबर 0, तो इसको हम लिख सकते हैं x बराबर 3/2। ठीक है। तो x बराबर 3/2 क्या होगी, ये एक रेखा होगी। कैसी रेखा होगी, जो कि y अक्ष के समांतर होगी, क्योंकि x बराबर 0 तो y अक्ष का समीकरण है, तो x बराबर 3/2 y अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण होगा। अब चूंकि ये +3/2 है तो ये दाहिनी ओर स्थित होगी। ठीक है। तो ये क्या हो गई, ये एक रेखा का समीकरण है। x बराबर 3/2 क्या है, एक रेखा का समीकरण है। कौन सी रेखा है, ये y अक्ष के समांतर है। ठीक है। y अक्ष से 3/2 दूरी पर स्थित है, और वो क्योंकि यहाँ प्लस है इसलिए ये दूरी कैसी होगी, ये इधर होगी, राइट साइड में होगी। ठीक है। इसी तरह से देखो आप 3y + 4 बराबर 0 एक रेखा का समीकरण है, तो y बराबर -4/3। ठीक है। तो ये y बराबर -4/3 है, इसका मतलब ये कहाँ होगी, नीचे होगी। तो ये x अक्ष के समांतर एक रेखा है, ये हमारी क्या है, x अक्ष के समांतर एक रेखा है। ठीक है। जो कि x अक्ष से 4/3 दूरी पर नीचे की ओर स्थित है, क्योंकि माइनस है इसलिए नीचे की ओर, और प्लस होती तो ऊपर की ओर स्थित हो जाती। तो ये हमारा हो गया निर्देश अक्षों के समीकरण और निर्देश अक्षों के समांतर रेखाओं के समीकरण। और आगे चलेंगे हम, उससे पहले हम और रेखाओं के समीकरण पढ़ें, उससे पहले हम कुछ डेफिनेशंस पढ़ेंगे। ठीक है। तो वो डेफिनेशन है, एक रेखा की प्रवणता क्या होती है। एक रेखा की प्रवणता या स्लोप, एक सरल रेखा का स्लोप। तो सरल रेखा का स्लोप क्या होता है, देखो कोई भी रेखा है, ठीक है, वो अगर x अक्ष की धनात्मक दिशा से थीटा कोण बना रही है तो उस रेखा का स्लोप या ढाल बराबर होता है टेंजेंट थीटा, और इस ढाल को हम m से रिप्रेजेंट करते हैं। स्लोप को हम m से रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए समझिए क्या है, कोई भी रेखा x अक्ष की धनात्मक दिशा के साथ जो कोण बनाती है उस कोण का टेंजेंट रेखा का ढाल कहलाता है। यानी कि अगर कोई रेखा x अक्ष की धनात्मक दिशा से थीटा कोण बना रही है तो टेंजेंट थीटा उस रेखा का स्लोप या ढाल कहलाता है, और इस ढाल को या स्लोप को हम m से व्यक्त करते हैं। ठीक है। तो इस रेखा का ढाल या स्लोप m बराबर क्या होगा, टेंजेंट थीटा। अब अगर कोई रेखा 30 डिग्री का कोण बना रही है तो इसका ढाल होगा टेंजेंट 30,
कोई रेखा अगर एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा के साथ 60 डिग्री का कोण बना रही है तो उस रेखा का ढाल हो जाएगा टेंजेंट 60 डिग्री। ठीक है, कुछ छोटे छोटे एग्जाम्पल्स हम करते हैं कि ये एक रेखा है, ठीक है, ये 30 डिग्री का कोण बना रही है एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा के साथ। ठीक है, आपसे कह रहे इसका ढाल या स्लोप निकालिए, तो इसका स्लोप क्या होगा, हमें स्लोप निकालने के लिए क्या देखना होगा कि ये रेखा एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा से कितना कोण बना रही है। तो हमको दे ही रखा है 30 डिग्री का कोण बना रही है ये, तो इसका ढाल कितना हो जाएगा टेंजेंट 30। और टेंजेंट 30 का मतलब 1/√3। ठीक है, दूसरा देखिए, कोई रेखा है ये एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा के साथ 120 डिग्री का कोण बना रही है। ठीक है, तो देखिए रेखा की कुछ पोजीशन इसी तरह से होगी, तो ये हमारा कोण 90 से ज़्यादा डिग्री का नज़र आना चाहिए आपको, तो ये 120 डिग्री का कोण बना रही है। इसका ये कहते हैं ढाल या स्लोप निकालिए। तो इसका स्लोप कितना हो जाएगा, इसका स्लोप हो जाएगा, क्योंकि कोण कितना बना रही है ये एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा के साथ कोण देखना है आपको, ये वाला कोण नहीं देखना है यहाँ पर। ठीक है, ये तो ऋणात्मक एक्स अक्ष के साथ कोण बन जाएगा। आपको कौन सा कोण चाहिए, धनात्मक एक्स अक्ष के साथ। तो धनात्मक एक्स अक्ष के साथ कितना कोण बन रहा है 120 डिग्री। तो इस रेखा का ढाल कितना होगा, टेंजेंट 120 डिग्री। ठीक है, तो टेंजेंट 120 डिग्री की वैल्यू यहाँ निकाल ली हमने 180 माइनस 60 करके, और ये हमारा आ गया माइनस टेंजेंट 60 या -√3। तो हम यहाँ देखते हैं कि अगर ये कोण रेखा ने जो बनाया है एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा के साथ, ये अगर न्यून कोण है मतलब 90 डिग्री से कम है, तो उसका जब आप टेंजेंट निकालोगे तो पॉजिटिव आएगा। और अगर ये कोण अधिक कोण है, ठीक है, यानी कि ये सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, तो ये कैसा होगा, इसका ढाल जो है कैसा होगा, नेगेटिव होगा। तो एक्स अक्ष के साथ रेखा ने जो कोण बनाया है वो अगर न्यून कोण यानी कि एक्यूट एंगल होगा तो ढाल धनात्मक होगा। अगर कोण ऑब्ट्यूज एंगल होगा यानी कि अधिक कोण होगा तो ढाल हमारा ऋणात्मक हो जाएगा। न्यून कोण होगा तो धनात्मक और अधिक कोण होगा तो ऋणात्मक हो जाएगा। और देखिए ढाल के बारे में कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का ढाल, दो बिंदु हैं हमारे, एक बिंदु है Px1y1, दूसरा बिंदु है Qx2y2। तो इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का ढाल भी हम निकाल सकते हैं। वो कैसे निकालते हैं हम देखिए, दो बिंदु हैं ये x1y1 x2y2, इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा है ये PQ, इसका हमको ढाल या स्लोप निकालना है। तो देखिए इसको हमने आगे तक बढ़ा दिया यहाँ पर, तो हमने ये देखा कि PQ का ढाल क्या है, PQ एक्स अक्ष से कितना कोण बना रही है उसका टेंजेंट, तो माना कि ये थीटा कोण बना रही है। ठीक है, तो इस रेखा का ढाल कितना हो जाएगा, M कितना हो जाएगा, टेंजेंट थीटा। अब हमको टेंजेंट थीटा निकालना पड़े, थीटा तो हमको दे ही नहीं रखा, हमको दिया हुआ क्या है, ये दो बिंदु दे रखे हैं। तो हमने क्या किया, इसको यहाँ से परपेंडिकुलर्स डाले। ठीक है, यहाँ से ये परपेंडिकुलर डाला R P से, तो आपका ये वाली दो दूरी है, ये हमारा ये बिंदु के निर्देशांक हैं x2y2, तो ये हो गया पूरी हो गई x2, और ये यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा हो गया x1, तो ये अपना हो गया x2 माइनस x1। इसी तरह से ये हमारी पूरी दूरी है y2 और ये वाली हमारी दूरी है y1, तो हमारा ये कितना हो गया y2 माइनस y1, ये हमारा कितना हो गया y2 माइनस y1, और ये हमारा कितना हो गया x2 माइनस x1। तो ये जब कोण थीटा है तो ये वाला कोण भी थीटा होगा। ठीक है, ये तो आप जानते हैं। तो यहाँ से हम इस त्रिभुज से लिख सकते हैं टेंजेंट थीटा बराबर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। लेकिन टेंजेंट थीटा ही क्या है, इस PQ का स्लोप है, क्योंकि PQ को हमने देखा आगे बढ़ाया तो PQ कितना कोण बना रही है, एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा के साथ थीटा कोण बना रही है। तो दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का ढाल भी हम निकाल सकते हैं। यानी कि कहने का मतलब है कि अगर रेखा एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा से जो कोण बना रही है उसका टेंजेंट रेखा का ढाल होता है। लेकिन अगर हमारे पास कोण नहीं हो, हमारे पास उस रेखा पर कोई दो बिंदु दिए हुए हों, तो भी हम रेखा का ढाल निकाल सकते हैं। तो किसी रेखा का ढाल हमको निकालना है, उस रेखा पर अगर हमें दो बिंदु दे रखे हैं तो हम
उन दोनों बिंदुओं की सहायता से रेखा का ढाल निकाल लेते हैं। और वो उस ढाल को निकालने के लिए ये फॉर्मूला है कि उस रेखा का ढाल क्या होता है। उस रेखा का ढाल होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, यानी कि दोनों बिंदुओं के y निर्देशांकों का अंतर बटा दोनों बिंदुओं के x निर्देशांकों का अंतर। ये बहुत यूज़फुल है और बहुत काम आती है। तो किसी भी रेखा का हम ढाल निकाल सकते हैं यदि उस रेखा पर दो बिंदु हमारे पास हों, ठीक है। और रेखा ने जो कोण x अक्ष के साथ बना रखा है वो है हमारे पास, तो हम ढाल निकाल ही सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास उस रेखा पर दो बिंदु हों तो भी हम उस रेखा का ढाल निकाल सकते हैं। और दूसरी, ये तो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो गया। अब देखो दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि कोई दो रेखाएं हैं, अगर वो समांतर हैं तो उनके ढाल बराबर होते हैं। ये तो बड़ा सिंपल सी चीज़ है, क्योंकि हम कह रहे हैं कि रेखा का ढाल क्या होता है, उसने जो कोण बनाया है उसका टेंजेंट। तो अगर दो रेखाएं समांतर हैं तो दोनों ने समान कोण बना रखा होगा। देखिए इस रेखा ने 30 डिग्री कोण बना रखा है, तो इस वाली रेखा ने भी 30 डिग्री का कोण बना रखा है, तभी ये समांतर हैं तो दोनों समान कोण बनाएंगे यहाँ पर। तो इसका ढाल टेंजेंट 30 होगा, इसका ढाल भी टेंजेंट 30 होगा। तो दो समांतर रेखाओं का ढाल बराबर होता है। ये तो कोई खास बात ही नहीं है। रेखाएं समांतर हैं तो क्या करेंगी, एक्स अक्ष से समान कोण बनाएंगी। अगर रेखाएं समांतर हैं तो एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा के साथ समान ही कोण बनाएंगी, जैसा कि यहाँ आप चित्र में देख रहे हैं, ठीक है। तो बड़ी इम्पॉर्टेंट है ये, दो समांतर रेखाओं के ढाल बराबर होते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है दो लंब रेखाओं के ढाल के बारे में, कि एक रेखा का ढाल अगर m है तो उसके लंब रेखा का ढाल -1/m होता है। याद रखिए मैंने क्या बोला, किसी रेखा का ढाल अगर m है तो उसके लंब रेखा का ढाल -1/m होता है। देखो किसी रेखा का ढाल m है तो उसके लंब रेखा का ढाल -1/m होता है, ठीक है। इसको भी हम प्रूव कर देंगे यहाँ पर, ये याद रखना है आपको, लेकिन अपन यहाँ इसको शो कर सकते हैं। देखिए एक रेखा है ये ए बी, ठीक है। ये एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा से थीटा कोण बना रही है, ठीक है। तो इसका ढाल कितना हो गया, टेंजेंट थीटा। अब हमने एक लंब रेखा खींची, ये किस पर, ए बी पर लंब रेखा खींची सी डी, ठीक है। तो ये लंब रेखा है तो यानी कि ये 90 डिग्री का कोण हो जाएगा। अब इस त्रिभुज को देखिए, ठीक है। इस त्रिभुज में हम जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज में दो अंत्य कोणों का योग तीसरे बाह्य कोण के बराबर होता है, ठीक है। तो ये दो अंत्य कोण है और ये तीसरा बाह्य कोण है, तो इन दोनों का जोड़ कितना है, π/2 प्लस थीटा। तो यानी कि ये वाला कोण कितना हो जाएगा, π/2 प्लस थीटा। तो आप देखो ये जो सी डी हमने रेखा खींची है जो कि ए बी के लंब है, ये एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा से क्या कोण बना देती है, ये एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा से बनाती है π/2 प्लस थीटा। तो सी डी का स्लोप लिख सकते हो आप। तो सी डी का स्लोप क्या आ जाएगा, रेखा सी डी का स्लोप आ जाएगा टेंजेंट π/2 प्लस थीटा, ठीक है। और टेंजेंट π/2 प्लस थीटा बराबर क्या होता है, माइनस कॉट थीटा। कॉट थीटा तो चेंज हो ही जाएगा ये π/2 प्लस, और क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट है इसलिए माइनस आ जाएगा, तो ये हो गया माइनस कॉट थीटा। और कॉट थीटा को हम लिख सकते हैं 1/tan थीटा, लेकिन tan थीटा तो हमारा क्या है, m है ही, हमने निकाला है ऊपर, तो -1/m। यानी कि अगर इस रेखा का ढाल m था तो इसके परपेंडिकुलर रेखा का जो ढाल है वो -1/m होगा, ठीक है। तो दो रेखाएं अगर समांतर हैं तो उनके ढाल बराबर होते हैं, और दो रेखाएं अगर लंब हैं तो उनमें ये रिलेशनशिप होती है कि उन दोनों के ढालों का मल्टीप्लिकेशन -1 के बराबर होता है। क्योंकि देखो आप, इसका जो ढाल आया हमारे पास m और इसका ढाल आया -1/m, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा,
ठीक है। तो किसी भी रेखा का ढाल अगर m है तो उसके लंब रेखा का ढाल -1/m होगा और दोनों ढालों का गुणनफल -1 के बराबर होगा, ठीक है। जैसे देखो कि अगर कोई एक रेखा है ए बी, उसका जो स्लोप है ए बी का जो स्लोप है, ठीक है, 3/4 है, तो ए बी के लंब रेखा का स्लोप क्या हो जाएगा, -4/3 होगा। ए बी का स्लोप अगर 3/4 है तो ए बी के लंब रेखा का जो ढाल है वो कितना हो जाएगा, -4/3। कैसे निकला, -1/m करोगे ना तो ये तो m है, तो -1/m कितना हो जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा, -4/3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट हो गया, बहुत यूज़फुल है ये। समांतर रेखाओं के ढाल बराबर होते हैं, लंब रेखाओं के ढालों का गुणनफल -1 होता है। एक रेखा का ढाल अगर m है तो उसके लंब रेखा का ढाल -1/m होगा। एक और इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है यहाँ देखिए कि x अक्ष के समांतर अगर कोई रेखा है तो उसका ढाल कितना होगा। तो x अक्ष के समांतर है रेखा तो कितना कोण बना देगी ये x अक्ष के साथ, 0 डिग्री का कोण बनाएगी, क्योंकि समांतर रेखाओं के बीच में कितना कोण होता है, 0 डिग्री का कोण होता है। तो देखिए एक रेखा है, ये हमारा x अक्ष, ये हमारा y अक्ष। कोई रेखा अगर x अक्ष के समांतर है तो कितना कोण बना रही है, 0 डिग्री का कोण बना रही है, तो इसका ढाल कितना हो जाएगा, 0, ठीक है। इस रेखा का ढाल कितना होगा, 0। अगर कोई रेखा x अक्ष के लंब है, ठीक है, तो इसका ढाल कितना होगा, ये कितना कोण बना रही है, ये कोण बना रही है 90 डिग्री, तो इसका ढाल कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी, ठीक है। तो यानी कि हमसे कोई कहे इस रेखा का ढाल कितना है, तो इन्फिनिटी। तो ढाल तो क्या है, इन्फिनिटी हो नहीं सकता किसी भी रेखा के, क्योंकि इन्फिनिटी तो कोई संख्या नहीं है, इन्फिनिटी तो एक अपरिभाषित चीज़ है हमारी, एक अपरिभाषित संख्या है, बहुत बड़ी संख्या है, बट वो वेल डिफाइंड नहीं है। तो इसलिए एक्स अक्ष के लंब रेखा का जो ढाल है वो अपरिभाषित होता है, क्योंकि वो इन्फिनिटी के बराबर होता है और जो कि अपने आप में परिभाषित नहीं है, ठीक है। अब एक और इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट लीजिए, तो ये हमारा हो गया कि एक्स अक्ष के समांतर रेखा का ढाल और एक्स अक्ष के लंब रेखा का ढाल। अब हमारे पास है, अब हम एक और डेफिनेशन ले रहे हैं, अंत्यखंड क्या होते हैं। अंत्यखंड किसी रेखा द्वारा अक्षों पर काटे गए अंत्यखंड। अंत्यखंड से क्या मतलब है, कोई भी रेखा है ये अगर अक्षों को कहीं काटती है, अगर अक्षों के समांतर नहीं है कोई भी रेखा तो अक्षों को कहीं ना कहीं पर काटती है, ठीक है। तो मान लीजिए ये रेखा है, समांतर नहीं है, तो हमने इसको आगे पीछे बढ़ाया तो ये अक्षों को कहीं दो बिंदुओं पर काट रही है, एक्स अक्ष को ए बिंदु पर और वाई अक्ष को बी बिंदु पर, ठीक है। तो ये एक्स अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है उस बिंदु की मूल बिंदु से ये जो दूरी है ये एक्स अक्ष पर अंत्यखंड कहलाती है। और ये रेखा जहाँ वाई अक्ष को काटती है वहाँ से लेकर के जो मूल बिंदु की दूरी है, बीच की ये दूरी है, इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी है, इसे हम क्या कहते हैं, वाई अक्ष पर अंत्यखंड, एक्स अक्ष पर अंत्यखंड। अगर रेखा द्वारा धनात्मक अक्षों पर अंत्यखंड काटे जाते हैं तो उन्हें हम धनात्मक नापते हैं, और अगर ऋणात्मक अक्षों पर काटे जाते हैं तो उन्हें हम ऋणात्मक मानते हैं। जैसे देखिए ये एक रेखा है, ये मान लीजिए ये दूरी 3 है और ये दूरी 4 है, ठीक है। तो एक्स अक्ष पर अंत्यखंड 3, वाई अक्ष पर अंत्यखंड 4, और दोनों ही अंत्यखंड को हमने प्लस मेजर किया है, ठीक है। क्यों किया है, क्योंकि ये दोनों ही अंत्यखंड धनात्मक एक्स अक्ष पर और धनात्मक वाई अक्ष पर काटे गए हैं रेखा द्वारा। अगर ये अंत्यखंड हमारे ऋणात्मक अक्षों पर आ जाए, जैसे देखिए इसमें है, ये हमारी रेखा है, हमने इसको आगे पीछे बढ़ाया तो एक्स अक्ष को ए बिंदु पर, वाई अक्ष को बी बिंदु पर काट रही है, ठीक है। तो जब एक्स अक्ष को तो धनात्मक एक्स अक्ष को काटती है और ऋणात्मक वाई अक्ष को मिल रही है ये बिंदु,
बी पर। तो एक्स अक्ष पर तो काटा गया अंत्यखंड 3 क्योंकि धनात्मक एक्स अक्ष है, लेकिन वाई अक्ष पर जो अंत्यखंड काटा गया है उसको हम मेज़र करेंगे अंत्यखंड की लंबाई को -4। ठीक है, तो ये अंत्यखंड है। अंत्यखंड से हमारा क्या मतलब है? एक रेखा द्वारा अक्षों पर काटे गए अंत्यखंड। अब हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे रेखाओं के समीकरण, ऐसी रेखाओं के समीकरण जो अक्षों के समांतर नहीं है।